Hey everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with सौम्या अग्रवाल। तो हमारी जो मच अवेटेड सीरीज़ है लेट्स कंपाइल ऑडिट विद ईज बाय सौम्या अग्रवाल वो अब स्टार्ट होने वाली है। एंड आई होप कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो है एंड आंसर टाइप वीडियो है वो आपने देख लिए। जो भी वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उन 2 वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप इन पेपर सोल्यूशन की वीडियोज़ के साथ स्टार्ट करना। बिकॉज उसमें मैंने आपको बताया है एक प्रॉपर गाइडेंस किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं और किस तरह से इन वीडियोज़ को यूज़ करना है। और उसमें ही एक और सीक्रेट भी छुपा हुआ है जो वो आप वीडियो देखोगे तभी पता लगेगा। उसके बाद में आके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जैसा वहाँ बताया वैसा कर देना। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ के साथ में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव वन क्लैरिफिकेशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दैट जो भी क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट के लिए यानी कि न्यू कोर्स में एप्लीकेबल हैं, मैंने इन पुराने पेपर से सिर्फ वही क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। जो भी क्वेश्चंस नहीं हैं वो कट करवा दिए हैं वीडियो में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जब भी देने वाले हैं 2026 में 2027 में आराम से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। कोई भी अगर अमेंडमेंट्स होंगे चेंजेस होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वीडियोज़ आगे अपडेट करूँगी। बट एज ऑफ नाउ ये वीडियोज़ आपके मई 26 अटेम्प्ट के लिए, सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए आराम से एप्लीकेबल है। सो यू कैन ईजिली वॉच इट। लेट्स स्टार्ट विद मई 2023 सीए फाइनल ऑडिट पेपर। तो जैसे कि हम सारे ही पेपर्स में करते हैं, सबसे पहले हमें टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो वही हमको एग्जाम में जाके करना होता है। तो आप लोग को जब 15 मिनट्स मिलेंगे ना, तो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टॉपिक नेम्स कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है। देन उस टॉपिक के क्वेश्चन से स्टार्ट करना जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो देख लेते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको लास्ट लाइन में ही मिल जाएगा, मतलब एक हिंट मिल जाएगा कि किस टॉपिक से है। तो देखो, इसमें अगर हम पूरा अभी केस स्टडी ना पढ़ी और इसमें लास्ट लाइन में लिखा है दैट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड द स्टार्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी टेक इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। पर उससे पहले हमें कहीं ना कहीं यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन है। सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे 570 का हो। अभी मैंने भी आंसर नहीं पढ़ा है इसका, तो ये ऐसे 570 का हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू द एक्शन ऑफ द ऑडिटर ऑफ इशूइंग क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। तो क्लीन ऑडिट रिपोर्ट के बारे में है, और मे भी हमें क्वेश्चन में कुछ और दिखे अभी हम जब देखें। बट अगर हमें यहाँ पे पूछा है तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं या तो 700 का है या 705 सीरीज का है, मतलब 700 सीरीज के अराउंड लग रहा है। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इट इज कैन यू लिस्ट डाउन सम सर्कमस्टांसेस चेंज ऑफ विच विल रिजल्ट इन इंक्वायरीज फ्रॉम द मैनेजमेंट। इसमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात हो रही है, तो शायद ये ऐसे 540 का हो। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा किस स्टैंडर्ड का है। नाउ 2 का ये आपके कोर्स में अब नहीं है। देन 2 का बी जो है इट इज अबाउट the registration formalities were computed assuming that you are the engagement partner for the audit account for the financial year. Give a list of additional audit procedures and reporting requirement. तो इससे लास्ट लाइन से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है ये कौन सा टॉपिक है। देन डिस्कस द रिपोर्टिंग ऑफ फुलफिलिंग इश्यूज अंडर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अब आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो ये इसका नहीं है, मतलब ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। देन 3 का बी जो है इट इज अबाउट गिव योर कमेंट ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिट फर्म विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इससे भी ऐसे नहीं पता लग रहा कि कौन सा टॉपिक है। देन सी वाला क्वेश्चन में क्या है, कंपनी ने रिमूव कर दिया है, आफ्टर कमिंग टू नो द रिमूवल इंटीमेट करा है आरओसी को थ्रू लेटर हाईलाइटिंग पॉइंट्स। वी हैव टू कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। दैट मीन्स ये पी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट विद रेफरेंस टू रेलेवेंट ऐसे कमेंट ऑन वेदर कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो इसमें एस्टिमेट्स मेड इन प्रायर पीरियड से है, तो प्रायर पीरियड वाले ऐसे से कहीं ना कहीं आपका लिंक है। सो दैट मीन्स ये शायद आपका है इससे 560 का सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाला। देन डिवीजन 2 डिवीजन 3 ये एनबीएफसी का लग रहा है मुझे, बिकॉज उसमें डिफरेंसेस हैं। 4th सी इज नॉट इन योर सिलेबस। 5th का तो पूरा ही कट हो गया है, 5th क्वेश्चन आपके सिलेबस में से है ही नहीं, तो इस पेपर में फिर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए टू डिस्कस। देन इट इज़ नोक्लार, 6th का इज फ्रॉम नोक्लार।
सिक्स का भी डिलीट हो चुका है और सिक्स का सी भी डिलीट हो चुका है। तो काफ़ी कम क्वेश्चन है जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1A। तो ये क्या है, जॉय लिमिटेड एक एंटरटेनमेंट कंपनी है जो कि सर्कस रन करती है और ट्रैवल करती है कंट्री के अराउंड टू एंटरटेन द मासेस। नाउ जो सर्कस है, इट began losing its popularity over the past few years and attendance has reportedly dropped as much as 75% in the current financial year. नाउ एनिमल राइट्स जो है एक्टिविस्ट, उन्होंने कंटिन्यूअसली टारगेट करा है सर्कस को फॉर इट्स यूज ऑफ एनिमल क्रिएचर्स लाइक एलिफेंट्स इन द शो। तो एक सर्कस के बारे में बता रहे हैं और सर्कस का डाउनफॉल चल रहा है बिकॉज इसके अगेंस्ट में कुछ लोगों ने कंप्लेन वगैरह भी कर दी है। तो सीईओ ने नोट करा दैट ऑडियंस सीम टू बी अबंडनिंग द सर्कस ड्यू टू द एक्सपांडिंग एंटरटेनमेंट ऑप्शंस, क्योंकि बहुत सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस और आ गए तो लोग सर्कस में जा भी नहीं रहे, और हाई कॉस्ट लग रही है ऑफ मूविंग द शो फ्रॉम सिटी टू सिटी इवेंचुअली, और इस वजह से जो बिजनेस मॉडल था ये अनटेनेबल हो गया था सर्कस का। Now, as a result, many key managerial personnel of the company left the company. There were delays in the payment of wages and salaries, in the bank from whom the company had taken funds also decided not to extend further finance or to fund further working capital requirements of the company. फिर जब डिस्कस करा गया मैनेजमेंट से, क्योंकि काफ़ी बुरी हालत हमें दिख रही है सर्कस की, तो स्टैट ऑडिटर को पता लगा दैट द कंपनी हैज़ नो एक्शन प्लान टू मिटिगेट सच सर्कमस्टांसेस। फर्दर ऑल सच सर्कमस्टांसेस वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉय लिमिटेड। नाउ एज एन ऑडिटर आपको बताना है दैट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड द स्टैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी टेक इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सच सिचुएशन। तो देखो, गोइंग कंसर्न वाला जो ऐसे है, ऐसे 570, उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको ये चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कि मैनेजमेंट तो इस अजम्पशन पे चल रहा है कि ये जो हमारा बिजनेस है ये गोइंग कंसर्न में भी सर्वाइव करेगा, बट आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी दिख रही है। तो उसके बाद में आपको ये चीज़ चेक करना होता है कि अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो क्या वो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। और मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब यही नहीं होता कि जो बिजनेस है वो लिक्विडेशन में ही जा रहा है, लेकिन अगर सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो जो बिजनेस है वो लिक्विडेशन में जा रहा है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगाकर तो प्रिपेयर नहीं हुए। तो मैं आपको इसका एक चार्ट बना के बताती हूँ सबसे पहले, तो बिफोर डिस्कसिंग दी आंसर। अभी हम ऑल दो क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे, बट ये मुझे ज़रूरी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन हो, तो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग इट। तो अभी ऑल दो हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसको एक न्यू स्लाइड पे बता देती हूँ कि रिपोर्टिंग किस तरह से होती है ऐसे 570 में। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके 3 सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो तो ये बनता है कि जो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन है वो अप्रोप्रिएट है। तो अगर गोइंग कंसर्न का अजम्पशन अप्रोप्रिएट है तो आपको यहाँ दो चीज़ें चेक करनी होती है कि गोइंग कंसर्न का अजम्पशन चलो ठीक है अभी तो अप्रोप्रिएट है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी भी ना हो। ठीक है, तो अगर कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है और गोइंग कंसर्न का एजम्पशन भी अप्रोप्रिएट है, तो आप सीधा सीधा सा अनमोडिफाइड ओपिनियन में दे दोगे। बट इफ द सिचुएशन इज दैट कि वहाँ पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करी है, बट अभी के लिए सिर्फ मटेरियल अनसर्टेनिटी है, दैट मीन्स रिस्की है सिचुएशन, बट इट्स नॉट दैट की सिचुएशन ऐसी होगी कि गोइंग कंसर्न का assumption में अप्रोप्रिएट ही नहीं। सो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस मैनेजमेंट को ना एक डिस्क्लोजर देना होता है। तो अगर उन्होंने उसको डिस्क्लोज करा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं कि भैया देखो यहाँ पे गोइंग कंसर्न assumption तो अप्रोप्रिएट है, सिर्फ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करी है और ये चीज़ डिस्क्लोज भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, दैट्स वाई हम यहाँ क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करी है बट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उस सिनेरियो में हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना, उस सिनेरियो में एज एन ऑडिटर वी हैव टू इशू मॉडिफाइड ओपिनियन, सो दैट हम अपने यूजर्स को बताएं कि भैया सावधान हो जाओ, इन लोगों ने कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बताया और यहाँ तो मटेरियल अनसर्टेनिटी है, दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो रिस्की सिचुएशन में आ गई ना। अनदर सिनेरियो क्या बनता है कि गोइंग कंसर्न का assumption जो है वो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, मतलब कंपनी तो बनने की तैयारी कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, इस सिचुएशन में हम लोगों को देना होगा एक एडवर्स ओपिनियन। अब आप बोलोगे कि मैम अगर यहाँ कंपनी ने ये चीज़ बता दी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डिस्क्लोजर दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि गोइंग कंसर्न का assumption अप्रोप्रिएट नहीं, तो सीधा सीधा सा सुन लो मेरे बात ध्यान से, इस चीज़ को आप नोट कर लो कि अगर गोइंग कंसर्न assumption नहीं है वैलिड, तो आपको वहाँ पर अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लिक्विडेशन बेसिस पे बनाने होंगे। फिर चाहे आप डिस्क्लोजर दो चाहे नहीं दो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर वहाँ पर गोइंग कंसर्न का assumption नहीं लग रहा है और फिर भी अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दे दिया सिर्फ और लिक्विडेशन बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब आप जहाँ देख लो कि गोइंग कंसर्न assumption जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो इनअप्रोप्रिएट है, तो वहाँ सीधा सीधा एडवर्स ओपिनियन लिख आना, नो मैटर द फैक्ट कि डिस्क्लोजर है या नहीं, क्योंकि डिस्क्लोजर तो हमें देना ही नहीं होगा उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिक्विडेशन बेसिस पे प्रिपेयर होना चाहिए था।
ठीक है। तो जब भी आप देखो कि गोइंग कंसर्न assumption इनअप्रोप्रिएट है तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एडवर्स ओपिनियन आ जाएगा। अब एक और सिनेरियो हो सकता है, और वो सिनेरियो क्या हो सकता है ना, वो सिनेरियो ये हो सकता है कि आप जो हो मतलब मैनेजमेंट जो है वो असेसमेंट ही नहीं करना चाह रहा है। मतलब आपने रिक्वेस्ट कर दी पर फिर भी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम जो है ना हम मतलब नहीं कर पा रहे हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट अगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है तो मैनेजमेंट यही नहीं असेसमेंट करके दे रहा है आपको कि जो है वहाँ पर गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, उस केस में आपको वहाँ देना होगा एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड एक बात ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आप ये मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर एक गोइंग कंसर्न पैरा भी इंसर्ट करना होगा। उसी तरह से जब भी आप एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो तो आपको बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में इसका रीजन बताना होता है। ठीक है। तो मटेरियल एजम्पशन एक तरह से क्या है, सिर्फ एक खतरा है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पर ना ये एक केस बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर केसेस को कनेक्ट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है दैट व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी टेक इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सच सिचुएशन। सो दैट्स व्हाई आपको जो है क्या करना होगा ना, थोड़ा सा 3 से 4 लाइन में सबसे पहले यू हैव टू राइट अबाउट द केस। उसके बाद में ये लिखना कि एज पर SA 570। अब क्या लिखोगे मैं वो बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनो। तो सिचुएशन में क्या हुआ है कि जब डिस्कस करा गया मैनेजमेंट से, तो स्टैट ऑडिटर को पता लगा कि यहाँ पर जो है कंपनी कोई भी ऐसा प्लान नहीं कर रही है कि वो इन सिचुएशंस को, इन सर्कमस्टांसेस को मिटिगेट कर पाए। और इस सिचुएशन को पढ़ के आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी जो है बहुत बहुत ही बुरी सिचुएशन कंपनी की हो गई है। और यहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि गोइंग कंसर्न assumption इज इनअप्रोप्रिएट। तो फर्दर ऑल सच सर्कमस्टांसेस वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि जहाँ पे भी आपको दिख जाए कि गोइंग कंसर्न assumption इनअप्रोप्रिएट है, सो नो मैटर कि क्या लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, रिफ्लेक्शन का, डिस्क्लोजर का, दिस पार्ट बिकम्स इररेलेवेंट फॉर अस। बिकॉज हमने तो ये देख लिया ना कि गोइंग कंसर्न assumption इनअप्रोप्रिएट है। दैट मीन्स स्टैट ऑडिटर को यहाँ पर क्या देना पड़ेगा ना, एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा। और सॉरी एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा मॉडिफाइड में भी, और उसकी क्या आप देने होंगे, रीजंस देने होंगे कि क्यों उन्होंने एडवर्स ओपिनियन दिया। तो मैं पहले आपको इसमें क्या आंसर लिखा है वो दिखा देती हूँ, और उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाउ वी हैव टू प्रेजेंट इट। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि ऐसे 570 जो है वो डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। देन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, एंड कंक्लूड करते हैं कि क्या मैनेजमेंट ये जो गोइंग कंसर्न बेसिस प्रिजम्पशन assumption लगा रही है ये ठीक है या नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो एज पर इसे 570 इन्होंने थोड़ा सा है एक्सप्लेन करा है, तो आपको भी ऐसे करना है। नाउ व्हेन द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट, ये वही वाला सेक्शन आ गया जो मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है ना कि ऑडिटर को एक्सप्रेस करना होता है एडवर्स ओपिनियन। तो इन द ऑडिटर जजमेंट मैनेजमेंट यूज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनअप्रोप्रिएट है तो आप क्या करोगे, एडवर्स ओपिनियन दोगे। Also, when adequate disclosure of material uncertainty is not made in the financial statements, the auditor shall express a qualified opinion or adverse opinion as appropriate in accordance with SA 705, and in the basis of qualified यानी कि adverse section of the report state that a material uncertainty exists that may cast a significant doubt on the ability to continue as going concern, and that the financial statements do not disclose the matter। तो देखो यहाँ पर ना इन्होंने दो सिचुएशंस दे दी है ना, दो सिचुएशंस यहाँ क्या दी है। ये पहली वाली जो सिचुएशन है वो हमारी यहाँ वाले इस वाले सेक्शन को बता रही है कि अगर हमारा गोइंग कंसर्न का जो एजम्पशन है वही क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। और दूसरे पैरा में इन्होंने जो सिचुएशन बताई है ये बताई है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस वाली सिचुएशन को भी इन्होंने आंसर में एक्सप्लेन करा है, और इस वाली सिचुएशन को भी आंसर में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। नाउ इन द प्रेजेंट केस फिर उन्होंने बताया कि इन द प्रेजेंट केस क्या क्या सर्कमस्टांसेस हुए। अब ये इन्होंने सर्कमस्टांसेस यहाँ बता दिए। तो अब हमने जब ये सर्कमस्टांसेस देखे तो हमको क्या पता लगा ना, हमको ये पता लगा कि हाँ तो गोइंग कंसर्न बेसिस ही इनअप्रोप्रिएट है, और सच सर्कमस्टांसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो इस सिचुएशन में फिर हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये सिचुएशन फिर हमारी यही वाली बन गई कि हमको एक तो एडवर्स ओपिनियन देना है, और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में उसका रीजन देना है। अब देखो ये बात जो मैंने आपको बोली ना कि रिफ्लेक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, ये आपको अपने मन में रखनी है कि चाहे रिफ्लेक्टेड हो चाहे ना हो, आपको अपने मन में रखना है कि यहाँ पे क्योंकि गोइंग कंसर्न बेसिस ही इनअप्रोप्रिएट है, तो दैट मीन्स हमें एडवर्स ओपिनियन देना है, बट ये लाइन लिखाना। एडिशनली आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि इनको यहाँ पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक लिक्विडेशन बेसिस पे बनाने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने ऐसे लिख दिया कि क्योंकि यहाँ पे गोइंग कंसर्न बेसिस ही इनअप्रोप्रिएट है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो है ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है बेसिस फॉर ओपिनियन। और जैसा मुझे लगता है पर्सनली, अब आई डोंट नो कि इसके लिए मार्क्स काट ले, क्योंकि ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे कि वो कितना स्ट्रिक्टली आपकी कॉपी को चेक कर रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस आंसर में क्या होना चाहिए था मैं आपको वो बता देती हूँ।
मैं अगर स्टूडेंट होती और मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होता तो मैं किस तरह से लिखती। तो सबसे पहले तो इन द गिवन केस में हम डेफिनेटली वो सारी सिचुएशंस को मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता लग रहा है कि हाँ, गोइंग कंसर्न बेसिस ही इनअप्रोप्रिएट है। सेकंडली इन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दिया कि गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है? फिर उसके बाद में मैं क्या करती ना कि मैं सबसे पहले ये लिखती, उसके बाद में मैं बताती कि एज़ पर 570 क्या होता है। तो 570 में कि ऑडिटर का क्या इंटेंशन होता है, उसका ये इंटेंशन होता है ये चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट है, और अगर अप्रोप्रिएट है तो वह ऐसा तो नहीं कि मटीरियल अनसर्टेनिटी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, ऐसे का नाम लिखूँगी, नंबर लिखती। उसके बाद में जब हम कनेक्ट करते हैं इन दोनों डॉट्स को, एनालिसिस जो हम करते हैं, तो एनालिसिस में मैं ये वाला पार्ट जो था ना, जो इन लोगों ने ये वाला पार्ट भी बता दिया था इस क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट, इसके बारे में नहीं लिखती। इसके बारे में मैं नहीं लिखती कि क्योंकि यहाँ पे सीधा-सीधा हमें पता लग रहा है कि गोइंग कंसर्न बेसिस जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। तो ये पार्ट आप चाहो तो अगर टाइम का शॉर्टेज है तो ये स्किप भी कर सकते हो। बिकॉज़ इतना सारा लिखने का मतलब कोई यहाँ सेंस नहीं है जब क्वेश्चन में ही हमें साफ-साफ दिख रहा है कि जो गोइंग कंसर्न असम्पशन है वो इनअप्रोप्रिएट है। तभी फिर उसके बाद में ये लिख देते हैं एनालिसिस के बाद कंक्लूजन में कि क्योंकि यहाँ पे गोइंग कंसर्न बेसिस ही इनअप्रोप्रिएट है, कि इसको एनालाइज़ करके हमें पता लग रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम एडवर्स ओपिनियन देंगे और बेसिस फॉर ओपिनियन को ढंग से एक्सप्लेन करो कि यहाँ पे जो है state करना चाहिए that material uncertainty exists that may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and the financial statements do not adequately disclose this matter. ये जो फर्स्ट वाला आंसर है ना, इसमें थोड़ी एम्बिग्विटी है, मैंने अपने फैकल्टी से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने यही बोला कि यहाँ पे थोड़ा ये आपको याद रखना पड़ता है। तो ये चीज़ जो इन्होंने यहाँ दी है ना, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली, तो ये चीज़ यहाँ रेलेवेंट नहीं है। अब इस सिचुएशन में एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? तो इस सिचुएशन में आई वुड रिकमेंड यू कि आपको ना इस सिचुएशन में जो भी मतलब ये दोनों सिनेरियोज हैं, तो इनके बारे में, दोनों के बारे में लिख दो। तो अब एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है, तो एग्जाम में जो कोर कॉन्सेप्ट है आप वो लिखो और एक पेज छोड़ दो। उसके बाद में आप एक सेकंड assumption ये डाल सकते हो that if we assume that going concern assumption is appropriate in the given scenario, but यहाँ पे material uncertainty जो है वो है, बट उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है, तो फिर इस सिचुएशन में ये होगा। तो ये क्योंकि ये यहाँ पे मतलब ही नहीं है ना, जब साफ-साफ ये लिखा हुआ है कि अगर गोइंग कंसर्न assumption इनअप्रोप्रिएट है, तो डिस्क्लोजर हो या ना हो वो मैटर ही नहीं करता। बट बहुत सारे एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं पेपर चेक करते टाइम, दे जस्ट मैच इट विद द आंसर, कि वो अपना लॉजिक नहीं लगाते। तो टू अवॉइड दैट यू कैन डू दैट कि आप 2 assumptions लिख सकते हो। बट एज़ कुछ क्वेश्चंस में एम्बिग्यूइटी होती है, तो इस क्वेश्चन में भी है, एंड दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, और इस तरह से यू कैन मैनेज दैट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मार्क कर लो, लेकिन हाँ, क्योंकि ये मतलब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था 570 का, बट हाँ, ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, तो यहाँ थोड़ी एम्बिग्यूटी है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी-सी एम्बिग्यूटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इसमें क्या है, एच लिमिटेड जो है वो एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा और बहुत सारे केमिकल्स। द कंपनी हैज मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ केमिकल्स बीइंग यूज्ड। द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल इज सच दैट इट्स फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्स दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है। तो मैनेजमेंट ने हायर करा है देयर एक्सपर्ट फॉर द स्टॉक टेकिंग, एंड ऑडिटर्स ऑल्सो इन्वॉल्व देयर एक्सपर्ट फॉर द सेम पर्पस। तो मैनेजमेंट ने भी यहाँ पर अपना एक्सपर्ट को हायर कर रखा है, और जो ऑडिटर है उन्होंने भी अपना एक्सपर्ट को यहाँ पर इन्वॉल्व करा है। The auditor observed that the work of auditor's expert was not adequate for the auditor's purpose, and he could not resolve the matter through additional procedures, which included further work performed by both the auditor's expert and auditor। तो ऑडिटर ने ये ऑब्जर्व करा कि खाली ऑडिटर के एक्सपर्ट से हमको एडिक्वेट वो नहीं मिल रहा है एविडेंस, एंड फॉर द ऑडिटर्स पर्पस, एंड ही कुड नॉट रिजॉल्व द मैटर थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसलिए इसको कुछ फर्दर वर्क भी परफॉर्म करना पड़ा था। Now, based on the above, auditor knows that it would be right to express a modified opinion in the auditor's report because he has not obtained sufficient appropriate audit evidence, but he was reluctant in doing so and issued a clean audit report and included the name of expert in his report to reduce his responsibility for the auditor's opinion expressed. You have to come in with the relevant standard relating to the action of the auditors of issuing clean report। तो यहाँ पे ऑडिटर को ये पता लगता है कि इसका काम जो है ये जो है वो एडिक्वेट नहीं है, और वो मैटर को सॉल्व नहीं कर पा रहा है इवन थ्रू एडिशनल प्रोसीजर्स, जिसमें उसको फर्दर वर्क परफॉर्म करना था। तो बेस्ड ऑन अबव उसने सोचा कि यहाँ पे तो मॉडिफाइड ओपिनियन होनी चाहिए। बट ऑडिटर ने क्या सोचा ना, ऑडिटर ने ये सोचा कि यहाँ पे मैं ऑडिटर एक्सपर्ट को भी तो यूज़ कर रहा हूँ ना, तो एक काम करता हूँ कि मैं क्लीन ऑडिट रिपोर्ट लगा देता हूँ और इसका नाम लगा दूंगा कि मैंने तो एक्सपर्ट से काम कराया है,
और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड आपका आ रहा है और वो स्टैंडर्ड आ रहा है आपका SA 620, जो कि बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो ये भी केस बेस्ड सिनेरियो है। तो केस बेस्ड सिनेरियो के लिए इन द गिवन केस में ये वाली लाइन्स जो है आपके लिए रेलेवेंट रहेंगी। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद SA 620। तो देखो 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो सबसे पहले तो हमें सिचुएशंस के बारे में बताना है कि जो आपका 620 ऐसे है वो क्या बोलता है। तो आप लिखोगे आंसर आंसर टू 1B। देखो इसमें ना हमको सबसे पहले तो वो बताना है कि अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि हम ये डिटरमाइन करते हैं, तो मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट ऐसे टू 620। आप सबसे पहले चाहो तो वैसे 620 से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद इन द गिवन केस, दैट इज अप टू यू। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 620 क्या बोलता है ना, 620 का नंबर और उसके बाद में नाम यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। इसमें हम लोग को क्या बताना है कि अगर हमको ये मतलब हम ये डिटरमाइन करते हैं एज एन ऑडिटर कि जो वर्क है वो इनएडिक्वेट है, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से भी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम जो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं कर पा रहे हैं एडिशनल प्रोसीजर से भी। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा ना, मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद SA 705। ठीक है। उसके बाद में आपको एक दूसरी चीज देनी है और वो होगी अबाउट, तो ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, रेफरेंस टू ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो हम कब कब रेफरेंस देते हैं ऑडिटर के एक्सपर्ट के काम को। तो दिस इज सेम इन ऐसे 402 ऑल्सो। 402 में भी ये सेम बात है रेफरेंस के बारे में। तो क्या होता है ना, रेफरेंस में दो टाइप की ओपिनियंस होती हैं। एक होती है आपकी अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक होती है आपकी मॉडिफाइड ओपिनियन। तो जब भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन एक ऑडिटर देता है, तो वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट जो है, ऑडिटर के एक्सपर्ट के काम की रेफरेंस सिर्फ तब देगा जब वहाँ पर क्या होगा, लॉ एंड रेगुलेशन का ऐसा रिक्वायरमेंट होगा कि आपको जो है रेफरेंस देना है ऑडिटर्स के एक्सपर्ट के काम को। ऑल्सो जब भी आप लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से भी रेफरेंस दे रहे होगे, तो यू हैव टू क्लियरली इंडिकेट इन द ऑडिट रिपोर्ट कि ये हम रेफरेंस तो दे रहे हैं ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को, बट दिस डज नॉट रिड्यूस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डज नॉट रिड्यूस ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन, फॉर दैट ओपिनियन जो मतलब ऑडिटर दे रहा है। तो हम ऑल द रेफरेंस तो दे रहे हैं कि इस एक्सपर्ट से हमने ये काम कराया, बट जिम्मेदार हम ही हैं। ऑल दो वी आर जस्ट टेकिंग हिज असिस्टेंस, बट जिम्मेदार हम ही हैं जो ओपिनियन दे रहे हैं, हम अपना दिमाग से ही दे रहे हैं। और अगर ऑडिटर जो है वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है, तो उस केस में ऐसा तो नहीं है कि लॉ रेगुलेशन बोलेगा तभी आप ऑडिटर एक्सपर्ट के काम का रेफरेंस दोगे। आप एक्सपर्ट का रेफरेंस दे सकते हो अगर आपने एक्सपर्ट के काम के बेसिस लेके आपने मॉडिफिकेशन दी है, मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करी है। लेकिन वहां पे भी यू हैव टू क्लियरली स्टेट द फैक्ट that this does not reduce auditor's responsibility for the opinion। तो that means दोनों ही तरीके की ओपिनियन में आपको ये चीज क्लियरली बोलना होता है कि ऑल्दो हम जो है रेफरेंस दे तो रहे हैं ऑडिटर एक्सपर्ट का, बट उससे हमारा काम रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो ये चीज आपको क्लियरली वहां बोलनी है। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में जो ऑडिटर था वो बचना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि ऑलरेडी मॉडिफिकेशन तो हो रही है खड़ी, बट मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्लीन ओपिनियन दे देता हूँ, और सारा का सारा ब्लेम वो डालना चाह रहा था आपके एक्सपर्ट के ऊपर। तो इज दैट राइट? नो, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो यू हैव टू कमेंट कि कर सकता है या नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम SA 620 और थोड़ा बहुत यहाँ पर SA 705 का रेफरेंस आया है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं आपको आंसर पढ़वा देती हूँ। एंड आई होप कि अभी तक आप केस बेस्ड आंसर्स किस तरह से लिखने हैं वो तो समझ ही गए होंगे। जैसा मैंने बोला कि ये जो केस बेस्ड आंसर्स में मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, इट इज़ नॉट दैट कि आपको पूरा इसी सीक्वेंस में लिखना है। आप चाहो तो पहले ऐसे 620 की जो रेलेवेंट पोर्शन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड देन उसको केस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने नाम दिया, नंबर दिया, और उसके बाद में हमने ये बताया कि अगर हम एडिशनल प्रोसीजर भी कर रहे हैं और जो भी मतलब हम कर रहे हैं, और हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें जो एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना होगा बिकॉज हम जो है नहीं कर पा रहे हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, तो उस केस में हम 705 के अकॉर्डिंग एक मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, राइट। ऑल्सो इन एडिशन द ऑडिटर शेल नॉट रेफर द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, अगर वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा जब तक कि लॉ रेगुलेशन में इसके बारे में लिखा हो, और अगर वो मॉडिफाइड ओपिनियन भी देगा तो भी जो है उसको रेफरेंस देना होगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात लिखी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात इन्होंने यहाँ लिखी है। तो वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए।
ना उसके बाद में हमने क्या करा है, उसके बाद में आपको करना होगा इन द गिवन केस के साथ में उसको कनेक्ट। व्हाई इज इट नॉट वर्किंग? ये देखो इन द गिवन केस क्या हुआ है, ये चाहे तो आप पहले भी दे सकते हो और इसको बाद में दे सकते हो, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। तो इन द गिवन केस ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस हिज रिस्पांसिबिलिटी बाय रेफरिंग टू ऑडिटर्स नेम एंड देयरबाय इशूइंग अ क्लीन रिपोर्ट। और ये सब के बारे में आप लिख दोगे, इसको कनेक्ट करोगे मतलब इन द गिवन केस को और एनालिसिस को, और उसके बाद में आप कंक्लूड करोगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि कमेंट करना है, तो यू हैव टू कमेंट कि यहाँ पे जो है ऑडिटर ठीक नहीं है, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात हो रही है एस्टिमेट्स की, तो हमने ये देखा था ना कि ऐसे 540 का क्वेश्चन है। एक्चुअली अभी मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था वीडियो, तो जितना भी मैंने यहाँ लिखा था, मेरे लैपटॉप में कुछ इशू आ गया था, रीस्टार्ट करना पड़ा था मुझे, वो सेव नहीं हो पाया था और डिलीट हो गया जो मैंने यहाँ लिखा था ना, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, अभी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सी वाले क्वेश्चन में मेसर्स एबीसी लिमिटेड जो है वो एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स while preparing the financial statements for the year ended 31st March 2023। मैनेजमेंट ने बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए और कंफर्म करा ऑडिटर को कि सारे के सारे नेसेसरी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिकॉग्नाइज हो गए हैं, मेजर हो गए हैं और डिस्क्लोज भी हो गए हैं एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। Now, auditor during the course of audit observed some changed circumstances giving rise to the need of foreign accounting estimates. Inquiries of same were sought from the management. So, can you list out some circumstances, change of which will result in inquiries from the management? ये जो है ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा अगर आपने ऐसे 540 करा होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ना, ये इंक्वायरीज वाला पार्ट पूछ रहा है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा इससे 540 के बारे में याद दिलाऊं, तो इसमें ना ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक टॉपिक है, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कि मतलब आप चेंज इन सर्कमस्टांसेस जब होंगे तो कब कब आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से। तो ये क्वेश्चन ना उससे आया हुआ है, तो ये एक है तो डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऐसे 540 का अगर वो पार्ट आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इस वाले क्वेश्चन में ना ये वाले पॉइंट्स आएंगे, मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे देती हूँ बिकॉज सर्कमस्टांसेस ही पूछे हैं। तो इसमें ना हमारे क्या क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो सर्कमस्टांसेस मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप इंक्वायरी करोगे, तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन एकदम से याद ना आए कि उसमें क्या लिखा है, तो थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करो कि आप गए हो ऑडिट करने, मैनेजमेंट से क्या क्या पूछोगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो कब कब आप ऐसा पूछोगे। तो अगर वहाँ पर कोई नए टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आए हैं, तो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में कुछ चेंज हुआ है, या फिर ट्रांजेक्शन्स तो वही थे बट उनके टर्म्स में कुछ चेंज हुआ है, या फिर कोई नई अकाउंटिंग पॉलिसी आ गई है, वहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज आया है। उसके बाद में क्या कोई वहाँ पर कोई ऐसी न्यू कंडीशन हो गई है, या कुछ न्यू इवेंट हो गया है, और या फिर क्या हो सकता है ना, या फिर कोई ऐसी रेगुलेटरी चेंजेस आ गए हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर है। तो अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तो इन सारी सिचुएशन से आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है ना कि यहाँ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिवाइज होने चाहिए, तो उसी चीज़ की क्या करोगे आप, इंक्वायरी करोगे, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर है। एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं कि किस तरह से यू हैव टू प्रेजेंट, एंड क्या मैंने कोई पार्ट मिस करा इस क्वेश्चन का। तो सी एज पर ऐसे 540 देन यू हैव टू राइट दी नेम आल्सो, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, कि हमें कब कब अकाउंट इंक्वायरीज करनी होती है, तो जब कोई न्यू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन में चेंज होता है, नई अकाउंटिंग पॉलिसी आती है, रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, या न्यू कंडीशन या इवेंट होते हैं। अब उसके बाद में ये तो हमने क्या करा, ये हमने पूरी की पूरी लिस्ट दे दी कि कब कब हमें इंक्वायरी करनी है। इसमें क्या बोला है, इंक्वायरीज ऑफ सेम वर सॉर्ट, सो कैन यू लिस्ट डाउन सच सर्कमस्टांसेस चेंज ऑफ व्हिच विल रिजल्ट इन इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट। अब उसके बाद में इन्होंने ना आंसर में एक चीज और एक्सप्लेन करी है, वो मैंने मिस आउट कर दी। During the audit, auditor may identify transactions, events, and conditions that give rise to the need of accounting estimates that management failed to identify। तो ऐसे 315 डील करता है ऐसे सर्कमस्टांसेस का, मतलब बेसिकली ये तो वो हो गई कि जब हमें इंक्वायरी करनी है। अब ये बोल रहे हैं कि जब आप ऑडिट करते हो तो और भी बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं ना जिसकी वजह से आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट मींस रोमम फ्लक्चुएट हो सकता है, या फिर आपको ये पता लग सकता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में कुछ डेफिशिएंसी है। तो उस केस में आप जो हो ऐसे 315 के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू यू विल आइडेंटिफाई ऑल सच सर्कमस्टांसेस। तो ये पार्ट अगर आप मिस आउट करोगे भी तो शायद आपका 1 या 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाए, बट मेन जो पार्ट था वो यही था क्वेश्चन का। तो आप ऐसे 540 खोलोगे ना तो आपको क्लियरली ये दिख जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट यस मैं डेफिनेटली ये मानती हूँ कि अगर आपने ये स्किप किया होगा ना 540 या ऊपर ऊपर से ही पढ़ा होगा तो आप ये नहीं क्रैक कर पाओगे। तो यस ये क्वेश्चन ऑल्दो इतना ट्विस्टेड नहीं है, बट यस इफ यू आर स्किपिंग ऐसे 540 देन ऑब्वियसली इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू।
तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे हैं वो कौन-कौन से करे हैं? एक तो ऐसे 540 से किया था, देन एक ऐसे 570 से करा था और एक हमने 620 से करा था। तो तीनों ही एसेस के जो भी आपके पास नोट्स है ना, मार्किंग कर लेना कि कौन-कौन से टॉपिक्स जो है वो मई 23 में टेस्ट हुए हैं। बिकॉज़ आगे भी वो टेस्ट अगर हुए तो आपको ईज़ी रहेगा ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि ये टॉपिक रिपीट होता है या नहीं। एंड हो भी सकता है कि जिस अटेम्प्ट में आप वो दे रहे हो पेपर, उस अटेम्प्ट में ये टॉपिक उसी तरह से टेस्ट हो जाए। बिकॉज़ मैंने आपको दिखाया भी था, नवंबर 22 और मई 24 में एग्ज़ैक्टली सिमिलर वे में उन्होंने एक ही टॉपिक को टेस्ट किया था। तो ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ रेपिटिशन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। 2A आपके सिलेबस से कट हो गया है 2B। तो इसमें SPM लिमिटेड जो है, इट इज अबाउट टू कंप्लीट 50 years of age since the incorporation in financial year 23-24, decided during the financial year 22-23 to upgrade its registered office at an important location in Mumbai city. Now, as part of planned package, it decided to acquire a land very adjacent to the site of the registered office, which had been owned by Mr. Parry, who is a director of the company. Now, since he was reluctant to part with the ownership, he had been persuaded to convey that the property in favor of the company in exchange of a site owned by the company located at next street to the street where registered office is situated, which is 1.5 times larger in area. Oh God, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक बार मैं लास्ट लाइन इसकी पढ़ती हूँ। Assuming that you are the engagement partner for the audit of accounts of the company for the financial year ended 31st March 2023, you have to give a list of additional audit procedures and reporting requirements, if any, that these transactions might trigger in your audit. और इसमें इन्होंने क्या करा है, happier with that he was offered in negotiation. Mr. Parry agreed to transferring the property in favor of the company in a deed exchange duly executed by authorized persons of the board and Mr. Parry. The registration formalities were completed by 31st December. So assuming that you are the engagement partner for the audit of accounts. अब ये सारा पढ़ के ऑनेस्टली मुझे भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये कौन सा ऐसे इन्होंने यहाँ टेस्ट करा है। OMG, दिस वाज अबाउट कारो। ये तो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि कहीं से भी पता नहीं लग रहा कि ये कारो का है। तो एंगेजमेंट पार्टनर है फॉर द ऑडिट, यू हैव टू गिव अ लिस्ट ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, इफ एनी, दैट दिस ट्रांजैक्शंस माइट ट्रिगर इन योर ऑडिट। तो यस, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ट्विस्टेड है बिकॉज एकदम से पढ़ के नहीं क्लियर हो रहा। इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये कहाँ से पूछा है। सो प्लीज मार्क इट एज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, अब हमें क्योंकि पता लग गया है कारण, तो हम आंसर पढ़ने से पहले लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि एक्चुअली ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये 50 साल की एसपी लिमिटेड 50 साल की इनकॉर्पोरेशन, मतलब 50 साल की कंपनी होने वाली थी और इन्होंने सोचा कि हम जो है अपग्रेड करेंगे इसको, अपग्रेड करेंगे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे जो मुंबई सिटी में है। ना एज अ पार्ट ऑफ प्लान पैकेज उन्होंने सोचा कि हम जो है एक लैंड को एक्वायर करेंगे जो कि बहुत ही एडजेसेंट है टू द साइड ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। और ये जो ओन्ड थी ये मिस्टर पैरी की, मतलब ये लैंड जो थी ये मिस्टर पैरी की थी जो कि कंपनी का डायरेक्टर है। Now, since he was reluctant to the part with the ownership, he had been persuaded to convey the property in favor of the company in exchange of a site owned by the company located at next street to the street where registered office is situated, which is 1.5 times larger in area than that of the site owned by the director, adjacent to the registered office. Happier with that, he was offered in negotiation. मिस्टर पैरी ने फिर अग्री करा कि वो ट्रांसफर कर देंगे प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द कंपनी। मतलब एक तरह से उन्होंने क्या करा ना, मिस्टर पैरी ने लैंड के बदले लैंड लिए, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट हो गई। अब आप एक एंगेजमेंट पार्टनर हो और आप ये देख रहे हो कि कंपनी और डायरेक्टर के बीच में एक ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ है जो कि क्या है ना, जो कि एक्सचेंज बेसिस पे हुआ है। तो हाउ यू आर गोइंग टू रिपोर्ट इट? भैया ये तो काफ़ी डेंजरस सा क्वेश्चन है। ऑनेस्टली मुझे भी इसका आंसर एकदम से क्लिक नहीं हो रहा। सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द आंसर ओनली। तो इसमें हमको बताना है अबाउट नॉन कैश ट्रांजेक्शन। यस, याद आया ना, NRC। मैंने मेमोरी ट्रिक में भी बताया था नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे कंपनी के क्या हो रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं डायरेक्टर्स के साथ में, मिस्टर पैरी के साथ में। क्योंकि मिस्टर पैरी ने पैसे नहीं लिए, मिस्टर पैरी ने बोला कि तुम मेरे लैंड के बदले मुझे वो वाली लैंड दे दो। तो इसमें इन्होंने ट्रांसफर करा है प्रॉपर्टी इन डीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ अ साइट ओन्ड बाय द कंपनी। तो अब आपको किसके अकॉर्डिंग्स में देना होगा फिर, ये क्लॉज नंबर 15 के अकॉर्डिंग्स में यू हैव टू आंसर दिस कि क्या कोई कंपनी किसी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंगेज्ड है विद द डायरेक्टर्स या फिर जो भी लोग कंपनी से कनेक्टेड हैं, और अगर हाँ तो क्या जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 192 की वो कंप्लाई हुए हैं। Now, for reporting on the first part of this clause, the starting point of auditor's procedure could be obtaining a management representation कि क्या कंपनी जो है उसने कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करा है डायरेक्टर के साथ में। तो आपके लिए पहला प्रोसीजर क्या रहेगा कि आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन दोगे। उसके बाद में द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्लॉज हैज
सेकंड पार्ट ये रहेगा कि क्या कंपनी ने सेक्शन 192 के प्रोविजंस के साथ में कंप्लाई करा है या नहीं करा है। तो सेक्शन 192 के प्रोविजंस क्या है कि कंपनी को एक प्रायर अप्रूवल लेना चाहिए था, रिजोल्यूशन लेना चाहिए था, मतलब रिजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में, और नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन शुड कंटेन द डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट विद द वैल्यू ऑफ असेट्स इन्वॉल्व। जो भी वैल्यू है वो भी क्लियरली मेंशन होने चाहिए थे। तो ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि क्या कंपनी ने कंप्लाई करा है सेक्शन नंबर 192, एंड वेरीफाई करना होगा जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में भी कि क्या उन्होंने सारी चीज़ें मतलब बता रखी है, नहीं बता रखी है। Now, this transaction was duly executed by the authorized persons of the board. The auditor has to state fact कि क्या अप्रूवल मिला है जनरल मीटिंग में या फिर लोगों ने जो है मेंबर्स ने उसको डिनाई कर दिया है। तो ये जो है ये रिक्वायरमेंट्स है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने काफ़ी अच्छे से कारों के प्रोविजंस को याद कर रखा है, बट स्टिल आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक और क्लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और वो होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का आपका क्लॉज नंबर होता है 18, नहीं नॉट 18, व्हाट आई एम सेइंग इट्स 13 नॉट 18। तो इसमें क्या होता है ना कि क्या ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। अब डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के क्या है, रिलेटेड पार्टी है ना। तो आपको ये बताना होता है कि 177 और 188 के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करना होगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ मार्क कर लेना। ये है तो कारों का क्वेश्चन, बट दिस इज़ वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, एंड ज़रूर इसमें जिसके भी अटेम्प्ट में आया होगा आई एम श्योर कि उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिस किया होगा। मतलब ऑफ कोर्स टॉपर्स तो हैं ही, बट मैं एक जनरल जो ओपिनियन है वो बोल रही हूँ। दिस वाज नॉट अ इजी क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये है डिस्कस करो रिपोर्टिंग अंडर द इश्यूज ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। सो दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू, टैक्स ऑडिट कर चुका है। तो टू भी जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी को। इसमें क्या है ना, ये जो CTR एंड एसोसिएट्स है, ये ऑडिट फर्म है ये एक, और इसमें CAC और CAT पार्टनर्स हैं, और ये लोग स्टैट ऑडिटर्स हैं मैसेज TP होटल के। अभी जो ऑडिट फर्म है, ये रेगुलर कस्टमर है इस होटल की, TP होटल की, जिसके ये लोग ऑडिटर्स हैं। और ये जो पार्टनर्स हैं ये यूजुअली क्या करते हैं, सेम होटल में स्टे करते हैं। जब ये अपने अलग अलग प्रोफेशनल असाइनमेंट्स करने जाते हैं अलग अलग लोकेशन पे इस होटल की, ये लोग स्टे करते हैं, और अपना ये जो पेमेंट है ये मंथली बिल ये रेज कर देते हैं कंपनी के अगेंस्ट में। तो अब आपको ये बताना है कि क्योंकि ये CAT और CAT और CAC भी रेगुलरली स्टे कर रहे हैं इस होटल में, और साथ में ये क्लियरली गिवन है कि ऑडिट फर्म क्या है, ऑडिट फर्म जो है ये रेगुलर कस्टमर है इस होटल के, राइट। तो अब ये वाली लाइन्स यहाँ दे रखी हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, प्राइमा फेसी दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई नो कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करेंगे इसके इंटरप्रिटेशन में। तो इसमें आप खुद बताओ, लाइक अभी हम कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एक मिनट वीडियो पॉज करके आंसर सोचो कि क्या लिखते हैं आप, अगर ये रैंडमली आपके अटेम्प्ट में आ जाता बिना डिस्कशन करे। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि यहाँ हमसे थ्रेट नहीं पूछा है, यहाँ हमसे ये पूछा है कि क्या ये क्वालिफाइड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ना तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 की बात हो रही है काउंसिल गाइडलाइंस की, और ना ही यहाँ पर थ्रेट्स पूछ रहे हैं। हम लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट में बताओ। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा आपका सेक्शन नंबर 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो आपको मैं बताऊं, अगर जो आपका इसमें दे रखा है चैप्टर 10 में और कंपनीज एक्ट में भी क्या दे रखा है, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो जो आपका चैप्टर 10 है काउंसिल गाइडलाइंस का, उसमें क्या गिवन है ना, उसमें गिवन है कि अगर आपका कोई भी CA इन प्रैक्टिस है या CA फॉर्म है या फिर रिलेटिव है उस मेंबर का या उस पार्टनर का, तो वो ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो इंडेटेड है टू द कंसर्न, या उसने कोई गारंटी दे रखी है या कोई सिक्योरिटी के कनेक्शन है उसका किसी थर्ड पर्सन के साथ में। तो चैप्टर 10 के अकॉर्डिंग जो लिमिट्स हैं वो ये हैं कि या तो जो लिमिट स्टैट्यूट में फिक्स्ड है, और या फिर अगर स्टैट्यूट में लिमिट फिक्स नहीं है तो उस केस में आप फिर 1 लाख ले लोगे। तो ये तो बात हो रही थी चैप्टर 10 की ऑफ द काउंसिल जनरल गाइडलाइंस, लेकिन ये वाली बात हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। हमसे पूछा गया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अब इसमें हम क्या आंसर देंगे। तो इसके लिए ना कंपनीज एक्ट ने आपको दो लिमिट्स दी है। एक लिमिट आपको दी है ₹5 लाख इज फॉर इनडेटनेस, कि अगर कोई भी डायरेक्टली इंडेटेड है टू द कंपनी तो उसके लिए जो लिमिट है वो रहेगी 5 lakhs की। और अगर कोई यू नो डायरेक्ट इंडेटनेस नहीं है, इनडायरेक्ट इंडेटनेस है, दैट मीन्स ईदर गारंटी के थ्रू या फिर सिक्योरिटी के थ्रू, उस केस में जो लिमिट है वो कितनी है, वो लिमिट आपकी है 1 lakhs की। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेंबर्स है ना, जो पार्टनर्स हैं दोनों CAC और CAT, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, वो लोग हर महीने के एंड में, हर मंथली ये लोग कर रहे हैं ना सेटलमेंट जो अपने पेमेंट्स का कर रहे हैं। तो एक तरह से इस कंपनी को ये मंथ एंड में कितना दे दे रहे हैं, ये मंथ एंड में अपना जो बिल है वो चुका देते हैं।
सो दैट मीन्स ये लोग क्या हैं, ये लोग इससे हैं तो डायरेक्टली इंडेटेड, लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ भी अमाउंट का मेंशन नहीं करा है कि 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे ना, मैं आपको एक बार आंसर के साथ दिखा देती हूँ, बिकॉज ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। इस वजह से इस आंसर में भी हमको जो है इन द गिवन केस देन एज पर द प्रोविजंस फिर एनालिसिस और कंक्लूजन, इस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इन द गिवन केस इन लोगों ने क्या क्या बोला है। तो इन द गिवन केस इन्होंने बोला है कि ये CTR एंड एसोसिएट्स जो है इसमें ये पार्टनर्स हैं, और इस तरह से ये सेटल करते हैं अपना पेमेंट्स और मंथली बिल जो है ये रेज करते हैं। सो नाउ यहाँ पर ना एक एजम्पशन ली गई है कि ये जो बैलेंस है इट डज नॉट एक्सीड ₹5 lakhs। ये जो बैलेंस है प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 5 lakhs को एक्सीड नहीं कर रहा है। और हमने ये तो हमने अबाउट द केस बता दिया, मतलब इन द गिवन केस तो हमने सिर्फ ये बताया है। उसके बाद में आप प्रोविजंस के हिसाब से क्या क्या लिखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है ना, सेक्शन नंबर 141 में ये जो मैंने आपको दोनों चीजें बताई 5 लाख और 1 लाख वाली, आप वो लिखोगे। ऑल्सो एक चीज अच्छी तरह से ध्यान रखना कि यहाँ पे पर्सन या फर्म हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप। ना यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है। एंड बिजनेस रिलेशनशिप नॉट ओनली विद द कंपनी बट ऑल्सो इट्स सब्सिडरी, इट्स होल्डिंग, इट्स एसोसिएट, तो वो भी क्वालिफाइड नहीं होगा टू बी दी ऑडिटर। बट यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज में क्या दे रखा है ना कि अगर आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, लेकिन उस बिजनेस रिलेशनशिप में कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो रहे हैं। ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, होटल है, होटल में तो लोग जाके रहेंगे ही ना, और ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। उसके अलावा कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स के साथ में ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है, एज्यूमिंग, वी आर एज्यूमिंग कि ये जो मतलब ये जो बिल जो है ना, ये जो बैलेंस है ये 5 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है। इस वजह से CTR एंड एसोसिएट हम ये मान रहे हैं कि ये लोग कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये मैं बता रही हूँ आपको पूरा सार जो होता है, समरी जो होती है आंसर की, कि सबसे पहले तो आपको देखो ये लिख देना इन द गिवन केस, ठीक है। उसके बाद में समरी क्या है, समरी ये है कि वैसे तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंडेटनेस जो है वो 5 लाख तक की, और इनडायरेक्ट इंडेटनेस 1 लाख तक की जो होती है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। ऑल्सो फिर आपको बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में बताना है कि बिजनेस रिलेशनशिप में होता है वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेता है अगर कंपनी के साथ में होता है या उसकी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट के साथ होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि अगर कमर्शियल ट्रांजेक्शन है प्लस वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हैं, उस केस में हम लोग बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानते। तो यहाँ पर ये चीज तो हमें क्लियरली दिख ही रही है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई डिस्काउंट का मेंशन है, प्लस जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसे देके ही हो रहा है, राइट। तो इस वजह से हम यहाँ ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मंथली बैलेंस देते हैं ना, बिल देते हैं, ये 5 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है। और इस वजह से CTR और CTR एंड एसोसिएट्स मैसेज TPN होटल के ऑडिटर बन सकते हैं। Now, in the absence of the same, the auditor shall be disqualified to act as an auditor and shall vacate his office of the company when he incurs the disqualification subsequent to the appointment। मतलब हम ये मान रहे हैं कि अगर बैलेंस एक्सीड नहीं हो रहा है 5 लाख तो ये लोग डिस्क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये assumption नहीं होती ना, तो हम इनको मान लेते कि ये डिस्क्वालिफाइड है, और जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जिस दिन भी ये बैलेंस 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा उस दिन इन लोगों को अपना ये जो ऑडिटर का पोस्ट है इससे रिजाइन करना पड़ेगा, दिल हैव टू वेकेट इट, राइट। Now, since in the terms of section number 141(3) of the Companies Act, CTR and associates are not a person or a firm who, whether directly or indirectly, has business relationship with a company, subsidiary, holding or associate, or subsidiary of such holding or associate of such nature as may be prescribed, they shall not be disqualified to act as an auditor and they shall not retire, क्योंकि हमने ये assumption यहाँ ले रखी है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, subsidiary भी है, होल्डिंग भी है, एसोसिएट है, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग भी है, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग और एसोसिएट ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो मतलब कंपनी या फिर कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी की होल्डिंग या कंपनी की एसोसिएट या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, और मतलब जैसे सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी के साथ में उसकी सब्सिडरी, होल्डिंग और उसके एसोसिएट्स ये लोग तो हैं ही, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने बोला है और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर। तो आई गेस इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर सपोज ये कंपनी जो है ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है,
तो इसकी सब्सिडरी हो गई। और अगर ये मतलब ये जैसे किसी की सब्सिडरी है और इसकी पेरेंट कोई और है, तो जो इसकी सिस्टर सब्सिडरी होगी ना, शायद वहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी। आई एम नॉट क्लियर विद दिस पार्ट, तो मैं इस पे कुछ इतना कमेंट नहीं करूँगी। बट जहाँ तक है मुझे यही इसका मतलब लग रहा है कि ऑफ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो दैट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ अगर रिलेशन इन लोगों का होगा ना, तो उस केस में दे विल बी डिस्क्वालिफाइड। बट वही है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ गए हैं, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन वाला, आर्म्स लेंथ प्राइस वाला, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, और दूसरा ही 141 में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडेक्टनेस है उसकी लिमिट्स भी। ठीक है, 1 लाख की बात यहाँ इसलिए नहीं हुई है क्योंकि यहाँ गारंटी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट इंडेक्टनेस है, इसलिए उन्होंने इसको कोट नहीं किया। बट दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसको आप अच्छी तरह से जो है मार्क कर लेना। नाउ ये आपको ना अगर आपके नोट्स में नहीं है तो एक एडिशनल नोट्स करके कर लेना, वरना ये आपको हो सकता है कि आपकी बुक में चैप्टर 10 के साथ में मिल जाए, या फिर ये कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर में भी आपको मिल सकता है। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Now let's move on to another question, that is your third का C। SRN Associates जो है वो स्टैट ऑडिटर है ABC लिमिटेड के, और जो ऑडिट है इस कंपनी का वो पेंडिंग है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड 22-23, क्योंकि डिस्प्यूट हो गई थी बिटवीन ऑडिटर एंड द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन प्रपोज्ड रिमार्क्स बाय द ऑडिटर इन द ऑडिट रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। मतलब ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिखा होगा, रिमार्क्स दिए होंगे, उससे इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो इन दोनों ही सालों का ऑडिट पेंडिंग हो गया। तो कंपनी ने क्या करा ना, 2 मई 2023 को रिमूव कर दिया इस ऑडिटर को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, कंप्लाइंग विद ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। नाउ SRN Associates, आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द रिमूवल, intimated the registrar of the company through letter highlighting the points of dispute, including non-existence of fixed assets, bogus creditors, etc. ABC Limited complained to ICI against SRN Associates for the above letter to ROC, and you have to tell this in accordance with Chartered Accountants Act 1949 and schedules thereof. यहाँ पर क्या हुआ है ना कि कंपनी ने रिमूव कर दिया ऑडिटर को 2 मई 2023 में एक शेयर होल्डर मीटिंग में, और जब SRN एसोसिएट्स को पता लगा तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है आरओसी को बता दिया थ्रू अ लेटर हाईलाइटिंग द पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट कि देखो देखो आरओसी, ये डिस्प्यूट हमारे इस कंपनी के साथ में हो गया था, और इस कंपनी में नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स एसेट्स, बोगस क्रेडिटर्स हैं, एक्सेट्रा। फिर एबीसी लिमिटेड को जब ये पता लगा कि इन ऑडिटर्स ने ये सारी बातें आरओसी को जाके बता दी, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कंप्लेन कर दी आईसीआई को कि ऐसे ऐसे करके इन्होंने हमारे जो है बातें आरओसी को बता दी है। तो अब आप बताओ क्या एसआरएन एसोसिएट्स ने ठीक करा या नहीं करा। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है। सो आई डोंट नो कि इस अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स थे उनका क्या रिएक्शन था इस पेपर के लिए, बट येस इट वॉज अ डिफिकल्ट पेपर, आई मस्ट से दैट। तो देखो इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं, बिकॉज बट बिना आंसर देखे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना इन लोगों ने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी वाली एक तो चीज़ जहाँ तक है वो करी है, क्योंकि इन्होंने आरओसी को बता दिया, अगर इन्होंने फिगर्स वगैरह बता दिए तो बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इनको रखनी होती है इवन आफ्टर रिजाइनिंग एज एन ऑडिटर। और जो है और भी कुछ क्लॉजेज यहाँ लग सकते हैं, तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं सो दैट टाइम भी वेस्ट ना हो और क्लैरिटी भी मिले। तो इसमें इन लोगों ने यूज किया है क्लॉज नंबर 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो ये बोलता है कि ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो डिस्क्लोज कर देता है इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू द पर्सन अदर देन क्लाइंट विदाउट द कंसेंट। यस, तो यहाँ पे वही वाला आपका प्रोविजन लग रहा है कि आपने जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर दिया, आपने बिना क्लाइंट से पूछे उसकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया, किसी और को बता दिया बिना उससे कंसेंट लिए। तो इस क्लॉज के अंडर जो है ये लोग गिल्टी हो सकते हैं। तो इस क्लॉज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसमें भी वही है, बिकॉज ये केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन है, तो इन द गिवन केस लिखना है और क्लॉज 1 को आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ एन अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस इज एक्सेस टू ग्रेट डील ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट which is highly confidential character. It is important for the work of an accountant and to maintain the dignity and status. तो कोड ऑफ एथिक्स भी ये चीज़ बोलता है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, और ये वाला क्लॉज भी यही बोलता है, क्लॉज नंबर 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, कि आप जो वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो बिना उसके कंसेंट के। तो इस वाले केस में क्या करा है एसआरएन एसोसिएट्स ने, क्योंकि वो रिमूव हो गया तो उसने क्या कर दिया ना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आरओसी को बता दी, और जबकि ऐसा भी नहीं था कि रिक्वायरमेंट थी लॉ की। ये कंसेंट से जो हमको एक एक्सेप्शन मिलता है, तो वो ये मिलता है कि अगर आपको लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, तो आपको कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और अदरवाइज तो आपको कंसेंट लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा तो था नहीं कि लॉ या रेगुलेशन में इसकी रिक्वायरमेंट थी, और फिर भी इन लोगों ने बता दिया, तो दैट मीन्स ये लोग क्या हो जाएंगे, इस क्लॉज के अंडर गिल्टी हो जाएंगे। सो यस, इसमें एक ही क्लॉज लगा है, कॉन्फिडेंशियलिटी वाला ही।
तो दैट मीन्स दे विल बी गिल्टी। सो इन द गिवन केस क्योंकि ये है तो आपको कंक्लूजन लिखना है कि दे विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर 1 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। ठीक है, वॉलंटरी डिस्क्लोजर एंड हाउ देयर बीइंग एनी रिक्वायरमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे। इन्होंने ये कंक्लूजन लिखा नहीं है बट यू हैव टू राइट। और कोड ऑफ एथिक्स का भी बता देना कि कॉन्फिडेंशियलिटी को हमें ब्रेक नहीं करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम पीई, प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है ये, क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल। इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहाँ पे क्लॉज में भी लिख लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, फोर्थ का ए, बीटा लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस since 2001. Now auditor understands that a thorough construction estimate is vital to the viability of any construction business and requested the information related to financing and operating estimated cost from the management to review the outcome of accounting estimates included in the prior period financial statements and their subsequent re-estimation for the purpose of current period. तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू द ऑडिटर as it believed कि जो जजमेंट्स और एस्टिमेट्स हैं जो प्रायर पीरियड्स में हुए थे दे वर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम एंड जो रिव्यू ऑफ द प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन है इट शुड नॉट बी डन बाय द ऑडिटर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको बताना है विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट एसे कि क्या ये जो मैनेजमेंट कह रहा है, मैनेजमेंट ने क्या कह रहा है कि वो ये सोच रहा है कि जो जजमेंट्स और एस्टिमेट्स हैं वो तो प्रायर पीरियड्स में हुए थे, उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हुए थे, और तो आपको प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन का रिव्यू क्यों करना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो बिजनेस है 2001 से है और ऑडिटर ने थॉरो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट जो है, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि उनको जो है क्योंकि ये 2001 से चल रहा है तो उनको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का एक रिव्यू करना चाहिए जो पिछले पीरियड्स में हुआ था, और फिर उनका सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन भी वो करेंगे। ठीक है, तो मतलब री-एस्टिमेशन किस तरह से मैनेजमेंट ने करा है वो चीज़ भी वो रिव्यू करना चाहते हैं और प्रायर पीरियड में क्या एस्टिमेशन था वो भी करना चाहते हैं। पर जो मैनेजमेंट है वो बदतमीज़ी दिखा रही है, वो कह रही है कि आपको क्या करना है वो तो वो इन्फॉर्मेशन थी और अब आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ क्या मैनेजमेंट का कंडीशन ठीक है? तो यहाँ पे भी ना ये जो आंसर है दिस इज अगेन केस बेस्ड आंसर, तो आपको इन द गिवन केस ही लिखना होगा कि ये मैनेजमेंट जो है ऐसे ऐसे नखरे दिखा रही है और आपको फिर उसके बाद में अपना रेलिवेंट ऐसे यहाँ पे बताना है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा रेलिवेंट ऐसे होगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ ऐसे लगना चाहिए ऐसे 560 दैट मीन सब्सिक्वेंट इवेंट्स। लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद की बात तो नहीं हो रही है, लेट्स सी द आंसर ओनली, क्योंकि ये 540 का भी हो सकता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की यहाँ बात हो रही है तो ये नहीं होना चाहिए, 540 होना चाहिए। एक बार आंसर देख लेते हैं इसका। यस 540 है क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो तब होता है ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद की बात होती है, तो एस्टिमेट्स में यहाँ बात हो रही है 540 की। अब ये जो आपका ऐसे 540 है इसका कौन सा टॉपिक है आपका अप्लाई होगा। अब देखो ऐसे 540 का या ये दूसरा क्वेश्चन है, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट ये लोग ऑलरेडी पूछ चुके थे। अब यहाँ पर लगेगा आपका कौन सा टॉपिक लगेगा कि यहाँ पर प्रायर पीरियड एरर का है कि ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वेर एवर एप्लीकेबल the subsequent re-estimation. The nature and extent of audit review takes account of nature of accounting estimates and whether information obtained from review would be relevant for identifying and assessing the ROMM of accounting estimates made in the current period financial statements. और ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन लेना चाहिए रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस then audit evidence that is pertinent to the re-estimation and matters such as estimation uncertainty. मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ से इन्होंने पूछा है, किस टॉपिक से। तो आपके नोट्स में ना एक टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम होगा आपका रिव्यूइंग आउटकम ऑफ ऑडिट एस्टिमेट इंक्लूडिंग इन प्रायर पीरियड। तो जिस तरह से इंक्वायरीज का एक डायरेक्ट टॉपिक था उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। नाउ दिस इज आंसर 4A। तो एक टॉपिक है रिव्यूइंग आउटकम ऑफ ऑडिट एस्टिमेट इंक्लूडेड इन प्रायर पीरियड। तो ऑडिटर को क्या करना होता है ना, ऑडिटर को रिव्यू करना होता है कि जो हमने मतलब मैनेजमेंट ने जो प्रायर पीरियड में एस्टिमेशन करा था ना उसका क्या आउटकम आया था। तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको यहाँ ये रिव्यू करना होता है और उसके बाद में उसी के ही बेसिस पे ये लोग ये देखते हैं कि किस टाइप से री एस्टिमेशन करें करेंट पीरियड का। अब आउटकम जो होता है ना इस प्रायर पीरियड का वो डिफर करता है कि आपने किस तरह से मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिकॉग्नाइज करा है। तो ये डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर को तीन चीजें करनी होती है। सबसे पहले तो उसको ये देखना होता है कि क्या इन लोगों ने जो एस्टिमेट लगाया है ये इफेक्टिव है। तो एक चीज वो चेक करता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट्स एस्टिमेशन।
कि ये लोग एस्टिमेट के बेसिस पे काम तो कर रहे हैं, बट क्या ये लोग का एस्टिमेट इफेक्टिव हो भी रहा है? कि इन लोगों ने सोचा था कि इतना हमारा खर्चा हो जाएगा या इतनी हमारी इनकम हो जाएगी, बट क्या एक्चुअली वो हो रही है? दूसरी चीज, ऑडिट एविडेंस दैट इज पर्टिनेंट टू री-एस्टिमेशन ऑफ प्रायर पीरियड ऑडिट एविडेंस इन करंट पीरियड, एंड ऑडिट एविडेंस ऑफ मैटर्स दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनको दो चीजों को ऑडिट एविडेंस भी लेना होता है ना। ऑडिट एविडेंस इनको किस किस का लेना होता है? ऑडिट एविडेंस इनको लेना होता है कि किस तरह से री-एस्टिमेशन होगा करंट पीरियड में, और दूसरी चीज क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें देने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है। ऑल्सो ये जो रिव्यू है ना, ये असिस्ट करता है ऑडिटर को उन सर्कमस्टांसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जिससे आपको पता लग सकता है कि मैनेजमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि बायस्ड है। देखो, अभी तक ये आंसर अगर याद नहीं हुआ तो मैं आपको याद कराती हूँ कि अगर आप जो हो आपको ऐसे सिचुएशन आती है कि प्रायर पीरियड से आपको चेक करना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किस तरह से लगा रही है, तो उस केस में आपको रिव्यू करना होगा। ये रिव्यू करना होगा कि किस तरह से एस्टिमेट्स लगा रहे हैं और उनका क्या आउटकम आ रहा है। तो उसके लिए आपको तीन चीज़ें चेक करनी होगी। आपको सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन देखनी होगी कि ये इफेक्टिव भी है, इनके थे या नहीं थे इनके एस्टिमेट। और दूसरी चीज़, आपको दो बातों के लिए ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या हमको यहाँ कुछ डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे इन लोगों को और इन्होंने नहीं दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और किस तरह से ये लोग करंट पीरियड में रीएस्टिमेशन करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। ठीक है। नाउ जो रिव्यू है ना, वो ऑडिटर को ये भी हेल्प करता है असिस्ट करने में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट जो है वो बायस्ड तरह से एस्टिमेट्स कर रही है। लेकिन ये जो रिव्यू है, इट इज नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन द जजमेंट्स इन द प्रायर पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। तो ये यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो रिव्यू है, इट इज नॉट इंटेंडेड टू क्वेश्चन द जजमेंट्स, कि किस जजमेंट के बेसिस पे उन्होंने प्रायर पीरियड के एस्टिमेट्स लगाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। तो ये चीज आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली हैव टू असेस कि वो इफेक्टिव भी थे या नहीं थे। अब यहाँ पे आपको मैनेजमेंट क्लियरली मना कर रही है देने देने को कि हम तो आपको दे ही नहीं पाएंगे। तो देखो, इसमें वही सारे पॉइंट्स हैं कि ये डिफर कर सकते हैं, और आपको जो है इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, ऑडिट एविडेंस लेना होगा, और ऑडिट एविडेंस लेना होगा रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर्स पर्टेनेंट टू द रीएस्टिमेशन इन द करंट पीरियड, और कि क्या ये इफेक्टिव थे या नहीं थे ना। ये असिस्ट करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट जो है वो बायस्ड है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। Now, the auditor's professional skepticism assists in identifying such circumstances or conditions and in determining the nature, timing, extent of further audit procedures. Because अगर आपको यहाँ लगा कि मैनेजमेंट जो है वो बायस्ड है, तो आप क्या करोगे? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे ना। तो वही चीज़ है। हाउएवर, ये रिव्यूज है, हम इनके जजमेंट्स को क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि ये जजमेंट्स तो इन्होंने उस टाइम की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनाए होंगे। बट हमारे सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन की सिचुएशन में मैनेजमेंट जो है वो दे ही नहीं रही है इन्फॉर्मेशन, तो इस वजह से मैनेजमेंट इज नॉट करेक्ट। बिकॉज ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है उसके लिए, बिकॉज यहाँ पर प्रायर पीरियड से चलता आ रहा था ना, तो ये ऐसे ही बात बोलता है कि ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिसमें प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, और जहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे देयर सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन, or the nature, timing, extent of audit review takes account on the nature of accounting estimates and whether the information obtained from the review would be relevant to identifying and assessing the ROMM। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हम रोमम कैसे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे असेस करेंगे? तो मैनेजमेंट एक तरह से हम पे लिमिटेशन लगा रहा है, और इस वजह से ये करेक्ट नहीं है। सो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट यस इट वाज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और इन्होंने ये डायरेक्टली नहीं बोला था। तो मैं आपको समरी बताऊं अगर इस आंसर की, तो सिंपली यही है कि ये स्टैंडर्ड ही बोलता है कि जहाँ पे भी प्रायर पीरियड में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज हुए हैं, तो वहां पे एज एन ऑडिटर इट इज योर ड्यूटी टू चेक, टू रिव्यू देम। लेकिन आप उनकी क्वेश्चन नहीं करोगे उनकी एबिलिटी को, बिकॉज ये बात ठीक है कि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें तब अवेलेबल थी, तो मैनेजमेंट ने उस अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए होंगे। लेकिन आप ये तो चेक करोगे ना कि वो इफेक्टिव भी थे या नहीं थे, और किस तरह से फिर वो लोग इस साल के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बना रहे हैं। ऑल्सो कोई ऐसा तो नहीं कि वो बायस्ड है, बिकॉज अगर आपको कहीं पे भी कुछ ऐसा लगेगा कि इनके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इफेक्टिव नहीं है, तो आपको वहाँ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बढ़ जाएगा ना, और आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करना। सो इतना सा ही ये पर्पस है। ठीक है। तो ये आई एम श्योर कि आपने किसी भी फैकल्टी के नोट्स ओपन कर रखे होंगे, तो वहाँ ये होगा ये टॉपिक। बट यस, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं है टू क्रैक अगर आपने ऐसे 540 को स्किप किया है तो। सो प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। Now let's move on to another question. RBN company जो है वो स्टैट ऑडिटर है ऑफ द लीगल फाइनेंस लिमिटेड एंड एनबीएफसी engaged in the business of accepting public deposits and giving loans। इसमें हम लोगों को सिंपली ये पूछा है कि CAR believes that there is no difference। तो एक तरह से आपको डिफरेंस बताना है डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3 का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें केस बेस्ड की तरह नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो मैं आपको ये ऐसे ही करा देती हूँ। तो कंटेशन जो है वो CAR का एकदम ही गलत है कि डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहा है ये, क्योंकि डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में जो है वो डिफरेंस है। अब हम जो है वो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देती हूँ जो आपको इस आंसर में लिखना होगा।
सो इट इज आंसर टू 4B। हम लोग यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो डिवीजन 2 होती है ना, वो होती है फॉर अदर देन एनबीएफसी, अदर देन एनबीएफसी। और जो डिवीजन 3 है ऑफ शेड्यूल 3, ये जो होती है इट इज फॉर एनबीएफसी, ठीक है। अब डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में क्या डिफरेंस है? तो डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में ना जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है वो सिमिलर होती है, एक्सेप्ट ये जो डिफरेंसेस है वो ये। अब यहाँ पर सीआर क्या कह रहा है? सीआर जो है वो ये कह रहा है कि डिस्क्लोजर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सीआर बिलीव्स दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। तो इज इट करेक्ट? तो यस, जो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है वो सिमिलर होती है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो आप ये लिखोगे कि प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो इसका कंटेंशन गलत ही है। अब डिफरेंसेस क्या है वो देख लेते हैं हम। तो डिफरेंसेस ये हैं कि जो एनबीएफसीज है ना, वो अलाउ करती हैं कि आप जो बैलेंस शीट के जो आइटम्स है ना, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, उसको आप एक ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में प्रेजेंट कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में यू कैन प्रेजेंट इट। लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है डिवीजन 2 में कि आप बैलेंस शीट के आइटम्स को इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी प्रेजेंट कर पाओ। देन सेकंड डिफरेंस क्या है? जो एनबीएफसीज है ना, दे आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट एनी आइटम ऑफ अदर इनकम या फिर अदर एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ टोटल इनकम। मतलब अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर टोटल इनकम के 1% से ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हो एनबीएफसीज में। लेकिन डिवीजन 2 में दैट मींस अदर देन एनबीएफसी में हमें जो है कोई भी आइटम ऑफ इनकम या फिर एक्सपेंडिचर का तब डिस्क्लोज करना होता है अगर वो एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू या फिर 10 lakhs विच एवर इज हायर। यानी कि अगर 1% ऑफ रेवेन्यू हायर है तो हम उसको लेंगे। तो या तो 1% ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, और या फिर 10 लाख। अगर जैसे 1% ऑफ रेवेन्यू 6 लाख ही हो रहा है तो उस केस में कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर अगर 10 लाख से ज्यादा है तो आपको डिस्क्लोज करना है। बट डिवीजन 3 में ये लोग बोलते हैं कि अगर 1% ऑफ टोटल इनकम से ही ज्यादा है तब भी यू हैव टू डिस्क्लोज इट सेपरेटली। उसके बाद में और भी डिफरेंसेस हैं। और डिफरेंसेस क्या है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिवीजन 2 और यहाँ पर है डिवीजन 3। दो डिफरेंसेस याद हो गए ना। ना थर्ड डिफरेंस क्या है? जो एनबीएफसीज हैं उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है रिसीवेबल्स और जो भी डेट ड्यू है उनको फ्रॉम एलएलपी इन विच उसका जो डायरेक्टर है वो या तो पार्टनर है या फिर मेंबर है। तो ऐसी एलएलपी जिसमें उसका डायरेक्टर पार्टनर या मेंबर है या फिर रिसीवेबल्स, अगर ऐसा कुछ है तो उस एनबीएफसी को सेपरेट डिस्क्लोजर देना होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है इन योर डिवीजन 2। उसके अलावा जो एनबीएफसीज हैं उनको डिस्क्लोज करना होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पी एंड एल के फेस पर ही, ना कि नोट्स में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इन डिवीजन 3। मतलब उनको पी एंड एल में ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम को मेंशन करना होता है, नोट्स का पार्ट नहीं बनते हैं। और डिफरेंसेस भी हैं। और डिफरेंसेस क्या है? सेपरेट डिस्क्लोजर हमें देना होता है उन ट्रेड रिसीवेबल्स का एनबीएफसी में जिनकी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है इन क्रेडिट रिस्क। ऑल्सो अगर कोई भी कंडीशंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स तो वो भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है। तो 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स को फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में एनबीएफसीज को दिखाना होता है। फिर हम लोगों ने एक्सीड वाला सेकंड पॉइंट देखा था। एनबीएफसीज में क्या था? इफ इट एक्सीड्स अदर इनकम या एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड कर रहा है 1% ऑफ द टोटल इनकम। लेकिन डिवीजन 2 में क्या था? इफ इट इज एक्सीडिंग 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू या फिर 10x व्हिचएवर इज हायर। थर्ड पॉइंट था अगर कोई भी रिसीवेबल्स है या डेट ड्यू है ऐसी एलएलपी से जहां पे डायरेक्टर जो है वो पार्टनर या मेंबर है तो यू हैव टू सेपरेटली डिस्क्लोज इट। ये हो गए 3 पॉइंट्स। फिर फोर्थ पॉइंट था रेवेन्यू और अदर इनकम को पी एंड एल में ही दिखाना है। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है अगर उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे या कंडीशंस है यू हैव टू सेपरेटली डिस्क्लोज देम। कोई भी ट्रेड रिसीवेबल है जिसकी वजह से क्रेडिट रिस्क में इंक्रीज हो रहा है उसको भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तो ये डिफरेंसेस है। इनके अलावा जो है सिमिलैरिटीज ही होती हैं इन द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। तो दिस वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनबीएफसी। आई एम नॉट मार्किंग इट एज वेरी डिफरेंट बिकॉज ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो अगर ये रिपीट होता भी है आंसर में तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो वही सारे पॉइंट्स यहाँ हैं जो हमने अभी डिस्कस करे थे। सीधा सीधा आपको लिख लेना है और आपको ये जरूर लिखना है कि इनका जो कंटेंशन है वो गलत है। वो गलत है। अगर ये नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट सकता है इसमें, क्योंकि ये भी पार्ट है ना आपके क्वेश्चन का, इसलिए। 9 5 वाला क्वेश्चन तो पूरा ही कट गया था। अब आई गेस एक ही क्वेश्चन बचा है हमारा।
सिक्स्थ का, ये सिक्स का सिर्फ ए वाला पार्ट हमें बचा है, बी और सी भी कट हो गए। फटाफट से इसको कर लेते हैं। सैम यार्न्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है मेरठ में, engaged in manufacturing of various types of yarns to be supplied to the textile mills. The company has installed pollution control equipment for processing the pollutants so that before discharge of effluents outside factory, the level of pollution is capped at a level below the prescribed standard. यहाँ तक समझते हैं। सैम यार्न्स जो है एक लिस्टेड कंपनी है और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है? मेरठ में। और वो engaged in manufacturing में वेरियस टाइप्स ऑफ yarns जो कि टेक्सटाइल मिल्स को सप्लाई करनी होती है। नाउ ये जो कंपनी है इसने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा लिया है फॉर प्रोसेसिंग द पॉल्यूटेंट्स so that before discharge of effluents outside the factory the level of pollution is capped at a level below the prescribed standard. इन्होंने एक ऐसी इक्विपमेंट लगाया है जिसकी वजह से इनका पॉल्यूशन जो है वो बिलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड रहे ना। कंपनी ने मैनेज करा टू गेट द पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट बाय अनफेयर मीन्स। कंपनी ने यहाँ पे जो है फ्रॉड करने की कोशिश करी है, अनफेयर मीन से इन्होंने पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा है। while still there continues to be the breach of pollution control laws in matters of discharge of polluting effluents. यहाँ पर जो है यहाँ पर ये इन्होंने सर्टिफिकेट तो ले लिया बट इन्होंने ब्रीच करा है पोल्यूशन कंट्रोल का। ठीक है, अब अमाउंट जो था ऑफ 10.25 lakhs का वो इनकर हो गया है फॉर अरेंजिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड द अमाउंट इनकर्ड अनलॉफुली हैज बीन बुक्ड एज पोल्यूशन रिसाइकलिंग एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने 10.25 लाख का जो है अमाउंट इनकर करा है क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अरेंज करने में, जो उन्होंने अनफेयर मीन से लिया था। और जो अमाउंट इनकर करा है अनलॉफुली उसको इन्होंने क्या कर दिया ना, एक पॉल्यूशन रिसाइकलिंग एक्सपेंडिचर के नाम से दिखा दिया, ये जो उन्होंने फ्रॉड तरह से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की कोशिश करी थी। अब ये जो मैटर है इट हैज़ नॉट रीच्ड टू TCWG एंड डायरेक्टर फाइनेंस जो कि एक CA है, उनको इस मैटर के बारे में पता लगा है कि मेजर एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना, तो डायरेक्टर्स का ध्यान गया होगा, डायरेक्टर फाइनेंस का जो CA भी है कि भैया इतना ज़्यादा खर्चा कैसे ये तो दिखा रहे हैं। तो अब आपको बताना है यहाँ पे CA राहुल जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस भी है, तो क्या उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए? तो दिस यू हैव टू रिप्लाई इन रिस्पॉन्स ऑफ नो क्लार। तो देखो जब भी नो क्लार के प्रोविजंस आते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये CA प्रैक्टिस है या फिर ये CA सर्विस है, बिकॉज इसी के ही अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता लगेगा ना। अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट सर्विस में है तो उसके लिए कब होता है न्यूक्लियर एप्लीकेबल? अगर वो एम्प्लॉय है किसी लिस्टेड एंटिटी का, और इसमें ये कवर होता है सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट पे जो कि कोई KMP है। अब KMP में कौन कौन कवर होता है? डायरेक्टर कवर होते हैं, ऑफिसर कवर होते हैं, सीनियर एम्प्लॉयज कवर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो CA राहुल है इस कंपनी का कौन है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट ही तो है, और साथ में डायरेक्टर है तो KMP भी बन गया। प्लस सैम यान से लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी, तो इस वजह से हाँ न्यूक्लियर एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा अगर ये प्रैक्टिस में होता, उस केस में अगर कोई लिस्टेड एंटिटी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा होती तब हाँ एप्लीकेबल होता, बट यहाँ पे ये सर्विस में है तो सिर्फ लिस्टेड एंटिटी ही काफ़ी है। प्लस ये क्या है? प्लस ये एक KMP है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? लिस्टेड एंटिटी है और CA राहुल कौन है? KMP है। अब नो क्लार क्या होता है? नो क्लार जो है वो नॉन कंप्लाइंस होता है विद लॉज एंड रेगुलेशंस, और इसमें होता है एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल विच आर कॉन्ट्रेरी टू द प्रिवेलिंग लॉज और रेगुलेशंस। अब यहाँ पर ना क्या क्या कीवर्ड्स हैं, इसके कीवर्ड्स मैं आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ फिर आंसर डिस्कस करेंगे, आपको याद होना चाहिए। नो क्लार क्या होता है ना? नो क्लार होता है नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस विद लॉज और रेगुलेशंस। इसका मतलब ये हुआ एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, जो कि कॉन्ट्रेरी होते हैं टू द प्रिवेलिंग लॉज और रेगुलेशंस। और ये कौन कौन कर सकता है? ये कर सकता है क्लाइंट, एम्प्लॉय, TCWG, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, या फिर मैनेजमेंट, या कोई भी और अदर इंडिविजुअल जो कंपनी का पार्ट है। तो ये अगर कुछ भी ऐसा होता है, इसमें हम पर्सनल मिसकंडक्ट को नहीं लेते हैं बस, लेकिन अगर कोई बिजनेस मिसकंडक्ट है तो उसको हम लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये नो क्लार्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इन्होंने जो है ये पर्सनल मिसकंडक्ट तो है नहीं, यहाँ इन्होंने फॉल्स मीन से सर्टिफिकेट लिया और उसको खर्चा दिखा दिया। सो इट इज़ डेफिनेटली व्हाट? इट इज़ डेफिनेटली अ नॉन कंप्लायंस, राइट? तो अब हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? तो इस केस में रिस्पॉन्ड करने के लिए हम सबसे पहले मैटर को समझते हैं, एड्रेस करते हैं, एडवाइस लेते हैं, फर्दर एक्शन लेते हैं, और मेन एंड ब्रीच भी कवर होते हैं। उसके बाद में हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताते हैं और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ये कुछ स्टेप्स होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इस आंसर में आपको यही सारी बातें लिखनी होंगी अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। तो इन्होंने सबसे पहले इन द गिवन केस बताया कि क्या क्या कांड हुआ, फिर नो क्लार में एप्लीकेबल है या नहीं है वो सब इन्होंने बताया। ठीक है, नाउ यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो रही है। As per Noglar, in exceptional circumstances, the professional accountant might become aware of imminent breach of a law or regulation,
that would cause a substantial harm to investors, creditors, general public, and employees. Now, having first considered whether it would be appropriate to discuss the matter with management or TCWG, अकाउंटेंट को प्रोफेशनल जजमेंट लगानी चाहिए कि क्या ये मैटर मैं अभी की अभी इमीडिएटली जाके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बता दूं, जिससे कि मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस को कम कर पाऊँ। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही सारी चीज़ें हैं। देखो, मेन जो पॉइंट डिफरेंशिएट करता है ना 250 और न्यूक्लियर को, वो एक तो यही है कि इमिनेंट ब्रीच यहाँ कवर्ड होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप के हम नॉन कंप्लायंस को कवर करते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो कवर होते हैं, और हाँ, बस ये है कि उसमें कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन नहीं है, बट यहाँ इन्वेस्टर्स, योर एम्प्लॉयज़ या फिर पब्लिक, सब लोग कवर्ड होते हैं। तो ये सारे स्टेप्स इनको लेने चाहिए। सबसे पहले इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि क्या फर्दर एक्शन लें, एडवाइस लें। देन उसके बाद में ये डिस्क्लोज करना चाहिए ना अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, इमिनेंट ब्रीच को कंसीडर करना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो मिस्टर राहुल को जब ये पता लग गया, तो इनको ये अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा करके ये देखना चाहिए किस हद तक यहाँ से लॉस हो रहा है, कि पहले मैं जाके मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बताऊं या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दूं, बिकॉज ये भी हो सकता है कि आपने ये मैटर जाके टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को बताया, वही लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो फिर और ज्यादा हार्म हो गया। इस वजह से यू हैव टू अप्लाई अ प्रोफेशनल जजमेंट एंड यू हैव टू टेक द एक्शन एंड यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। और एक चीज़ और आपको देखना है कि डिस्क्लोजर इज मेड, वो डिस्क्लोजर जो है वो परमिटेड होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा करके करना है। इसके लिए कुछ मेमोरी टेक्निक मैंने ऑल्दो नहीं बनाई है, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो कि सबसे पहले हम समझते हैं मैटर को, एड्रेस करते हैं, फिर ये देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। अब जैसे सपोज सीए राहुल हैं, इनको मैटर के बारे में पता लग गया, पहले तो ये शॉक्ड हो गए, फिर उन्होंने कहा शांत, तुम सीए हो। तो इन्होंने क्या करा ना, मैटर को समझा, फिर इन्होंने एड्रेस करा, मतलब इन्होंने इस मैटर को डीप में एनालाइज करा, फिर इन्होंने देखा अब क्या कर सकते हैं। फिर हो सकता है इन्होंने अपने सगे साथियों से एडवाइस ली हो, सीख एडवाइस करा हो कि सुन मोहन, ऐसे ऐसे हो गया है, राइट। फिर उसके बाद में इन्होंने जो है, इन्होंने सोचा कि हो सकता है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी या मक्कार हो। तो इन्होंने क्या करा ना, ये मैटर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जाके बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एक इमिनेंट ब्रीच था, और इस चीज़ का इन्होंने क्या कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। इमिनेंट ब्रीच का मतलब ये होता है कि जो मतलब बहुत जल्दी हो सकता है, तो इस वजह से इन्हें लगा था, इसलिए इन्होंने जाके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बता दिया था, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेज को मिटिगेट करने के लिए इनको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना पड़ा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट मे 2023 पेपर। यस, इसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस थे ऑब्वियसली, तो मैं इसको एक्सेल फाइल में हाईलाइट कर दूंगी, एंड आप भी चाहे तो उसको सेपरेटली नोट कर सकते हो, वरना इस पेपर से भी कर सकते हो। मैं इस पेपर की पीडीएफ भी आप चाहोगे तो मैं शेयर कर दूंगी इफ़ यू वांट, वरना तो आपके पास में डाउनलोड हो सकते हैं, बट चलो मैं एक काम करूँगी, ये जो भी पेपर्स में मैं मार्किंग्स कर रही हूँ ना, ये मैं आपको दे दूंगी, सो दैट आपको ईजी रहे, कि क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कट भी हो गए, तो आपको ईजी रहेगा। तो मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगी पूरा कंपाइलर की, ठीक है ना। तो एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको, वेट। नोक्लार का एक्चुअली क्वेश्चन, बट वो थोड़ा डिफरेंट है, आई थॉट वो सेम होगा। सितंबर 25 का भी था, तो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें ये जो अनलिस्टेड वाला पॉइंट है कवर्ड है, तो वो हम लोग वहीं से ही कर लेंगे। तो अभी के लिए वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, एंड विल डिस्कस द नवंबर 23 पेपर इन द फर्दर वीडियोज़।